पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, सूरज की पहली किरण के साथ अन्नदाता कार्यक्रम में मैं रीमा अपने प्रदेश के सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। गेहूं के उन्नत प्रभेद व बुवाई तकनीक। बैगन की उन्नतशील किस्में व रोपण विधि पर जानकारी। रबी की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है, जिसकी खेती प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर की जाती है। और जिन किसान भाइयों ने खरीफ फसल धान, मक्का, ज्वार इत्यादि की कटाई कर ली होगी और वह गेहूं की बुवाई करना चाहते हैं तो इस समय बुवाई कर सकते हैं। परंतु प्रजातियों के चयन से लेकर बुवाई तक के कार्यों को ठीक प्रकार से संपादित करके ही अच्छी पैदावार की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आपको क्षेत्रानुसार प्रजातियों का चयन करना होगा तथा वैज्ञानिक बुवाई प्रबंधनों को ठीक प्रकार से अपनाना भी होगा, तभी आप गेहूं की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। अतः किसान भाइयों, कौन कौन सी हैं गेहूं की उन्नतशील किस्में व बुवाई विधि, इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं TCA ढोली के डॉक्टर सतीश कुमार। दो तरह की प्रजाति हमारे पास होती है, एक समय से बुआई के लिए, एक विलंब से बुआई के लिए। जो समय से बुआई के लिए है उसमें HD 2733 है, HD 2824 है, PVW 343 है, उसके बाद से अभी आपका HD 2967 है। तो ये सब प्रजाति आपकी टाइमली सोन के लिए अच्छी प्रजाति हैं और किसान भाई इसको लगा सकते हैं। और लेट सोन कंडीशन के लिए हमारे पास जो प्रजाति है वो DVW 14 जो कि अभी अच्छी है, HD 2967 जो है वो भी टाइमली के लिए, लेट के लिए, दोनों ही कंडीशन के लिए बिहार में अच्छी कर रही है। और PVW 373 है। ये सब लेट के लिए प्रजाति हमारी हैं जो कि किसान भाई लगा सकते हैं, अपने यहाँ अच्छी इससे उपज प्राप्त कर सकते हैं। टाइमली सोन अगर लगाते हैं तो अगर बहुत ही अच्छा वो उनका मैनेजमेंट रहता है तो 50 से 55 क्विंटल तक उपज वो ले जा सकते हैं। और अगर लेट में अच्छा मैनेजमेंट है उनका तो 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उनको उपज मिल सकती है। अब आइए बात करते हैं खेत की तैयारी पर। गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम है। बलुई दोमट भूमि में गेहूं की अच्छी उपज ली जा सकती है। खरीफ की फसल कटने के बाद एक जुताई मिट्टी पलट हल से करने के बाद 2 से 3 जुताई हैरो एवं 2 जुताई टिलर या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खेत में उचित नमी होना चाहिए। यदि नमी नहीं है तो पहले पलेवा करके खेत को तैयार करना चाहिए। किसान भाइयों, सामान्य दशा में गेहूं के लिए खेत तैयार करने में लगभग 6 जुताइयों में 2700 रुपए प्रति एकड़ का व्यय आता है। और इस व्यय से बचने हेतु किसान भाई रोटावेटर द्वारा खेत तैयार कर सकते हैं। इस यंत्र द्वारा एक बार में खेत तैयारी हो जाने से उपर्युक्त लागत तो कम होती ही है, साथ ही बुआई में होने वाली देरी से भी बचा जा सकता है। तो अगर आप टाइमली सोन वेराइटी लगा रहे हैं तो 120 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टर के हिसाब से देते हैं। उसके बाद से आपका 40 केजी फास्फोरस देते हैं, 30 केजी पोटास देते हैं, या फास्फोरस आप 40 से 60 भी कर सकते हैं अगर आपका खेत उस लायक है तो। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम सोइंग के समय ही दे देते हैं,
क्योंकि वो जहां पड़ता है, जैसा किसान भाई को पता है कि अगर वो मिट्टी के ऊपर रहा तो जड़ को नहीं मिल सकता है, वो सॉइल में मूव नहीं करता है, एक से दूसरी जगह नहीं जाता है, जहां पड़ रहा था वहीं पड़ता है, इसलिए जड़ को मिल सकता है। तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय ही हम खेत में डाल देते हैं। रूप से खेती करना चाहते हैं किसान भाई तो 1-2 जुताई करके उसमें पाटा लगा सकते हैं और उसके बाद से सीडल मशीन से लाइन सोइंग कर सकते हैं। सामान्य समय पर बुआई करने पर सिंचित एवं असिंचित दोनों ही दशा में बीज दर 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। विलम्ब से बुआई की परिस्थिति में बीज दर थोड़ा बढ़ाकर 150 से 160 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कर दें। बीजोपचार के लिए वाइटावैक्स 2.5 ग्राम रसायन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य करें। तो बिहार के कंडीशन में टाइमली सोन हम लोग मानते हैं 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक, और 10 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर तक वो लेट सोन में आता है जो विलम्ब से बुआई की जाती है। और जहां तक लगाने की विधि की बात है तो किसान भाई पहले से खेती करते आ रहे हैं और वो हल के पीछे गिराते हैं या सीडल से लगाते हैं, और आजकल गवर्नमेंट का या सबका ज्यादा झुकाव है जीरो टिलेज। जैसा किसान भाई जानते हैं कि जीरो टिलेज में जुताई नहीं करते हैं, सीधे जो मशीन होती है उसमें बीज डालते हैं और उसके खेत में हम बीज लगा देते हैं और उसमें जर्मिनेशन हो जाता है। उसके बाद से उसमें वीड कंट्रोल के लिए या तो हम वीडिसाइड का उसमें छिड़काव कर देते हैं, और जो बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा होती है उसको खड़ी फसल में 2 बार में आधी मात्रा की आधी फिर आधी 2 बार में हम सिंचाई के बाद यूज करते हैं। तो सिंचाई किसान भाई बिहार में जनरली 2 से 3 ही दे पाते हैं, और ऐसे तो रिकमेंडेड बहुत है लेकिन 3 दे देते हैं तो वो सफिशिएंट है। पहला सिंचाई जो कि क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं 21 दिन के बाद, वो बहुत ही जरूरी होता है। उस समय क्राउन जो जड़ है बहुत उसमें क्राउन रूट का इनिशिएशन होता है, उस समय सिंचाई बहुत ही आवश्यक है। तो 21 दिन के बाद सिंचाई करते हैं। उसके बाद दूसरी सिंचाई वो हर 20-21 दिन बाद के रिकमेंडेड है कि 20-21 दिन बाद 20-21 दिन बाद करके टोटल 6 सिंचाई होता है, लेकिन बिहार में 3 सिंचाई हम करते हैं। तो पहला क्राउन रूट इनिशिएशन के समय करते हैं, दूसरा जबकि कल्ले निकलते रहते हैं 40 से 45 दिन पर, जबकि उसमें टिलर बनता रहता है, टिलरिंग होती है, उस समय हम करते हैं। और तीसरी जबकि डफ स्टेज में आता है उसमें ईयर हेड निकल जाता है, ईयर हेड निकलने वाला रहता है, निकलने समय उसमें दूध बनता है, उस स्टेज में हम तीसरी सिंचाई करते हैं जो कि 80 दिन के आसपास पड़ता है। तो ये 3 सिंचाई मुख्य रूप से होना आवश्यक है गेहूं की खेती के लिए, जो कि बिहार में जनरली यही होता है। अभी और भी कई जानकारियां बाकी है, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। स्वैन एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वैन रोटावेटर। जब उम्मीद के आसमान पर मंडराते हैं बादल और खौफनाक हो जाते हैं अंधेरे, जब मुद्दों पर हावी हो जाती है मशीनरी और शोर में खो जाता है हक का सवाल, जब सड़क पर उतरना हो जाए समाज की मजबूरी और जिम्मेदार बना लें जनता से दूरी, तब जरूरी होता है अंधेरे से निपटने का हौसला जगाना, मशीनरी से हक पाने के लिए मशक्कत करना, सत्ता के शीर्ष को आईना दिखाना, उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ईटीवी न्यूज। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ, बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है। इसी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं बैगन की फसल के बारे में। हमारे जिन किसान भाइयों ने समय से इसकी पौध तैयार कर रखी होगी वह इस समय रोपाई योग्य हो गई होगी, तो वह किसान इस समय बैगन की रोपाई कर सकते हैं।
बैगन की रोपाई करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे भूमि का चयन व तैयारी, खाद एवं उर्वरक प्रबंधन, उन्नत किस्मों का चयन, पौध उपचार, पौध से पौध तथा कतार से कतार की दूरी इत्यादि। हमारे किसान भाई जानकारी के अभाव में इन कार्यों को सही समय व सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से खेत में कम पौध संख्या, खरपतवारों की अधिकता तथा कीट रोगों का प्रकोप देखने में आता है और फसल कमजोर हो जाने से आगे चलकर कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त बैगन की प्राप्ति होने से किसानों को कम लाभ में ही संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, यदि आप भी बैगन की पौध रोपाई करने जा रहे हैं तो कैसे करें इनका प्रबंधन, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बैगन एक अत्यंत महत्वपूर्ण सब्जी है। इसकी खेती देश के कुछ पहाड़ी इलाकों को छोड़कर सभी भागों में पूरे वर्ष खरीफ, रबी व जायद की फसल के रूप में की जाती है। और आइए अब बात करते हैं भूमि के चुनाव एवं तैयारी की। इसकी खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन अच्छी उपज के लिए दोमट भूमि जिसमें जीवांश की पर्याप्त मात्रा हो, सिंचाई और जल निकास के उचित साधन हो और भूमि में किसी तरह की कड़ी सतह न हो, सबसे अच्छी समझी जाती है। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 उत्तम माना जाता है। भूमि की तैयारी के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, बाद में 3 से 4 जुताइयां देशी हल या हैरो से करें। आवश्यकता अनुसार पाटा भी चलाएं। और अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। बैगन में खाद एवं उर्वरक की मात्रा इसकी किस्म, स्थानीय जलवायु और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है, परंतु अच्छी फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें। इसके अलावा तत्व के रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश क्रमशः 125, 50, 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा एवं नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा रोपाई के पहले मिट्टी में मिला दें। और आइए अब बात करते हैं इसके उन्नतशील किस्मों की। बैगन की किस्मों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, लंबे फल वाली किस्में, गोल फल वाली किस्में। लंबे फल वाली किस्मों के अंतर्गत आता है पूसा पर्पिल लॉन्ग, पूसा पर्पिल क्लस्टर, PH4, पूसा क्रांति, पंत सम्राट, KT4, आजाद क्रांति, KS 331। गोल फल वाली किस्मों के अंतर्गत आते हैं पंत ऋतुराज, अर्का नवनीत, H8 रामनगर जाइंट एवं संकर किस्मों के अंतर्गत आते हैं अर्का नवनीत, पूसा हाइब्रिड 6, पूसा हाइब्रिड 9, पूसा हाइब्रिड 5 इत्यादि। रोपाई के दिन पौध उखाड़ने से 2-3 घंटे पहले पौधशाला में हल्की सी सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे पौधे उखाड़ने में आसानी होती है और पौधों की जड़ों को किसी तरह की हानि नहीं होती है। रोपण से पूर्व पौध का उपचार संस्तुत फफूंद नाशक से अवश्य कर लें और रोपण दूरी 75 से 60 सेंटीमीटर गोल फल वालों के लिए तथा 60 से 45 सेंटीमीटर लंबी फल वालों के लिए है। रोपण जहां तक हो सके शाम के समय करें। यदि आसमान में बादल छाए हो तो रोपण के लिए अच्छा होता है और ऐसे में पौध रोपण दिन में भी कर सकते हैं। रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई की। अच्छी वृद्धि एवं पैदावार के लिए फसल में समय से सिंचाई करना अति आवश्यक है। पौध रोपण के पश्चात हल्की सिंचाई करें ताकि पौधे जमीन में अच्छी तरह पकड़ लें। साधारणतया 7 से 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण की। पौधों की अच्छी वृद्धि तथा उत्तम गुणवत्ता वाले फल प्राप्त करने के लिए समय पर निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक है। रोपण के 40 से 50 दिन तक बैगन की फसल को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। बैगन का पौधा काफी वृद्धि करता है, अतः फल लगने के पश्चात वह जमीन पर न गिर जाए या टूट न जाए, इसके बचाव के लिए जड़ों के पास खेत की गुड़ाई करके रोपण के 25 से 30 दिनों बाद मिट्टी चढ़ाना अत्यंत आवश्यक होता है। गुड़ाई करते समय यह ध्यान रहे कि पौधों की जड़ों को नुकसान न पहुंचे तथा नाइट्रोजन की शेष मात्रा 3 बार रोपाई के 30, 45 तथा 60 दिनों के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते समय जमीन में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। किसान भाइयों, इस प्रकार बैगन की खेती करने से आप 1 हेक्टेयर खेत से लगभग 250 से 300 क्विंटल उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों,
आज के समय में पशुपालन व्यवसाय जीविकोपार्जन का साधन न रहकर एक आदर्श व्यवसाय बनकर आय का अच्छा स्रोत बन गया है और यह व्यवसाय निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता रहे, इसके लिए दुधारू पशुओं के साथ साथ उनके नवजात बच्चों की प्रत्येक अवस्था पर उचित देखभाल एवं प्रबंधन करना होगा, जिससे उनका ठीक प्रकार से वृद्धि विकास हो सके। क्योंकि अधिकतर पशुपालक दुधारू पशुओं के नवजात बच्चों के देखरेख पर कम ध्यान देते हैं, जिसका विपरीत प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, जो आगे चलकर कम आय का कारण बनता है। परिणाम स्वरूप पशुपालक को इस व्यवसाय से कम लाभ में संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में नवजात बच्चों की किस प्रकार से देखरेख व आहार प्रबंधन करें, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के डॉक्टर संजय कुमार। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से जो पशुपालन अगर हम लोग करते हैं तो उसका कितने लाभ हैं। बच्चा पालन मतलब जैसे आपका गाय जो है बियाई है, तो उस बच्चे को आप कैसे केयर करेंगे। जैसी आपकी गाय जो है बियाती है, ब्याने के बाद जो है उसको पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो है उसको ये ध्यान रखिए कि उसके जो मुंह में जो म्यूकस है जो फंसा हुआ है उसको आप साफ कीजिए। साफ अगर हो जाती है, श्वास लेती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर श्वास लेने में उसको दिक्कत हो रही है तो उसको सबसे पहले उसको थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, चेस्ट पे जो है उसका प्रेशर दीजिए, जिससे कि वो सांस लेने में सक्षम हो सके। दूसरी बात है कि जैसे ही आपका जो है बाछा या बाछी पैदा हुआ है तो उसमें आप देखेंगे कि जो है उसका नेवल कोड होता है, तो नेवल कोड को जो काटते हैं तो वहाँ से इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, टिंचर आयोडीन का घोल जो है उसको लगाना चाहिए। तीसरे पॉइंट पे ये रखना है कि आप देखिएगा कि जो है गाय बियाने के बाद जो है वो फर्स्ट दूध जिसको कोलेस्ट्रम बोल लेते हैं हम लोग, तो उस कोलेस्ट्रम को खिलाना बहुत ही जरूरी है। उसको खिलाने के लिए जो है कभी गिर जाती है, कभी खड़ा होती है, तो आपको उस समय उसको असिस्ट करना होगा, उसको थोड़ा सा हेल्प करके, सहायता करके उसको जो है थन के पास ले जाना होगा, लगाना होगा। और वो दूध जो फर्स्ट मिल्क है जो कोलेस्ट्रम बोलते हैं वो पिलाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रम होती है विदिन हाफ एन आवर के बाद से जो है उसको एकदम खिलाना शुरू कर देना चाहिए। आप कोशिश रखिए कि 48 घंटा तक उसको अवश्य खिलाएं। ऐसे तो 5 दिन तक खिलाया जाता है, जिसके कारण जो है उसकी प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ी रहती है, जिससे बीमारी होने के चांस कम रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्रोटीन होती है जिसको ग्लोबुलिन्स बोलते हैं हम, जिसके कारण जो है उसकी प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ जाती है। और दूसरी बात है उसमें विटामिन्स, मिनरल्स जो है प्रचुर मात्रा में रहती हैं। प्रोटीन्स की मात्रा 4 से 5 गुना जो है नॉर्मल दूध जो हम देते हैं उससे ज़्यादा होती है। 10 से 15 गुना जो है विटामिन्स उसमें ज़्यादा होते हैं। और मिनरल्स होते हैं, कई तत्व ऐसे होते हैं जो उसकी प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ाने में मदद करती हैं। तो इस कोलेस्ट्रम को हमें कितना खिलाना चाहिए, 1/10 ऑफ द बॉडी वेट, मतलब जितना आपके बाछा या बाछी का वजन है उसका 10वां भाग जो है उसको खिलाना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि एक दिन में 506 लीटर या किलो से ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए, और एक बार में 1/10 ऑफ द बॉडी वेट उसका जितना है वो खिलाइए। मैक्सिमम लेवल जो है 5 से 6 किलो और 1/10 ऑफ द बॉडी वेट खिलाना चाहिए। इसके बाद हमें किन बिंदुओं पे ध्यान देना है। आपका जो है बच्चा या बाछी जो है 2 से 3 वीक का हो गया तो उसको डिहॉर्निंग कर देना है। और किन बिंदुओं पे ध्यान रखना है, फीडिंग स्टार्ट करना है। फीडिंग मीन्स स्टार्टिंग में तो आप दूध देंगे, पहली दूध जिसको हम बोलते हैं उसको हम खिलाएंगे। उसके बाद 5-6 से 20 दिन के बाद 20 दिन तक हम होल मिल्क देंगे, यानी पूरी दूध जो आप कहते हैं वो खिलाएंगे। तो पूरी दूध को हम कितना खिलाएंगे, तो 1/10 खिलाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके 20 दिन के बाद हो जाए, यानी 21 से 30 दिन के बाद उसको जो है हम क्या खिलाएंगे, तो 1/15, मतलब जितना बॉडी वेट है उसका 15वां भाग जो है होल मिल्क खिलाएंगे। और क्या ध्यान रखना है कि अगर 31 दिन से 60 दिन के बीच में अगर आ गए हैं तो उसको 1/25 या 1/20 ऑफ द बॉडी वेट उसको हम कोलेस्ट्रम खिलाएंगे। अच्छा, एक काफ स्टार्टर होता है। काफ स्टार्टर का मतलब ये होता है कि हम जो है उसको प्रोटीन, ग्रेन्स और विटामिन्स, मिनरल, एंटीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स ये सब मिक्स करके जो है हम लोग काफ स्टार्टर बनाते हैं, जो कि उसको खिलाते हैं ताकि उससे ग्रोथ बहुत अच्छा रहे। क्योंकि जो काफ स्टार्टर बनाते हैं उसमें DCP
यानी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन की मात्रा जो है 20% या उससे ज़्यादा भी होती है। और TDN जिसको टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट यानी एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो जो है 70% होता है। तो उसको हम खिलाते हैं। कैसे खिलाएंगे? जनरली 15 दिन के बाद जो है उसको हम लोग शुरू करते हैं। 15 दिन है तो फर्स्ट वीक में हम 100 ग्राम खिलाएंगे, फिर एक बीत गई तो 200 ग्राम खिलाएंगे। जैसे जैसे सप्ताह बढ़ती जाएगी 100 ग्राम बढ़ाते जाएंगे और इसको 6 महीना तक खिलाइएगा। जब 100 ग्राम बढ़ाते जाएंगे तो आप देखिएगा कि 6 मंथ्स का जब हो जाएगा या 5 से 6 महीने के बाद, तो उस समय 1.5 से 2 किलो की काफ स्टार्टर की भी जरूरत होगी। तो इस तरह से हम जो है उसको वीकली जो है 100 ग्राम बढ़ा करके अगर हम खिलाएं काफ स्टार्टर को, तो क्या है उसमें ग्रोथ जो है आपकी बच्चा या बाछी का बहुत ही अच्छा रहेगा। 3 महीने के बाद में जो है हम लोग थोड़ा घास, हरा घास उसको दे सकते हैं, दाना भी दे सकते हैं। 3 से 6 महीने का जब हो तो आप याद रखिए कि उसको जो है क्लीन वाटर जो है हमेशा उसको देना है। साफ सफाई हमेशा जरूरी है। तो 6 मंथ्स के बाद हम क्या करेंगे, उसको जो है कंसंट्रेट यानी दाना, सूखा घास, हरा घास, ये सब चीज़ें उनको देना शुरू करेंगे। दूसरी बात उसका हाउसिंग, मतलब जहां आप रख रहे हैं वहां पे साफ सफाई, हवादार रूम, ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और रेगुलर वैक्सीनेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है कि किसान भाई थोड़ी मेहनत करके आप वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। अभी और भी कई जानकारियां बाकी है, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ये नदी, ये पत्थर, ये शहर और ये चेहरे एक से नहीं रहते, बदल जाते हैं समय के सफर में। फर्श या अर्श सब टिका है टाइमिंग पर, क्योंकि टाइम एक सा नहीं रहता। समय का यही सफर सिमट आता है न्यूज एट 9 PM में। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। चलिए अब रुख करते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की ओर। ग्राम टीकमगढ़, जिला अररिया के कृषक मुसाफिर सिंह, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से नींबू उद्यान में एंथ्रेक्स रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए। तो मुसाफिर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज के दिनों में नींबू वर्गीय पौधे में एक बहुत ही बीमारी देखी गई है जो कि एंथ्रेक्नोज के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी के कारण हमें बाज़ार में अच्छी मूल्य नहीं मिल पाती है और फल का क्वालिटी जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण हमें बाज़ार में अच्छी मूल्य नहीं मिल पाती है। तो आइए जानते हैं कि इस बीमारी का क्या क्या लक्षण है और इस बीमारी होने के पहले और होने के बाद किन किन बातों को ध्यान में रखना है, उन बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस बीमारी का लक्षण क्या है। यह बीमारी का लक्षण जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि नींबू वर्गीय पौधे में जो ही इस बीमारी का अटैक होता है, आक्रमण होता है, तो देखेंगे पत्ता पर एक पत्ता पर 2 या 4 भूरा भूरा धब्बा होने लगता है। फिर बाद में ये भूरा भूरा धब्बा आपस में मिलने लगता है जो कि बड़ा होने लगता है। फिर बाद में हम देखेंगे कि पत्ता से जो सटी हुई टहनियाँ है, टहनियाँ पर छोटे छोटे कंसंट्रिक रिंग बनने लगते हैं और ये रिंग जो है फिर कुछ दिनों के बाद बड़े हो जाते हैं। और देखेंगे इस बीमारी के बाद वाले लक्षण में कि जो हमारा नींबू होता है, नींबू वर्गीय पौधा का फल होता है, उस पौधा पर भी बाद में बूढ़े बूढ़े धब्बे होने लगते हैं और काला काला चित्ती नुमा दाग बैठ जाता है। दूसरी बात कि हम देखेंगे जब फल
प्री मैच्योर ड्रॉपिंग होने लगती है, मतलब फल पकने से पहले ही ज़मीन पर गिरने लगते हैं, जिससे हमारा कुल लगभग 25 से 30% फल जो है हमारा तैयार होने से पहले ही ज़मीन पर गिर जाता है, जिससे हमें बाज़ार में अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता है और हमारे फल का क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण बाज़ार में हमें अच्छा दाम फल का नहीं मिल पाता। ये हम जानते हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले हमारे खेत को पूरा साफ सुथरा रखना है और टाइम टू टाइम निकोनी गरोनी करना है, ताकि जो फंगस का स्पोर जो होता है वो ज़मीन पर जो डेड पत्ती होती है या जो डेब्रीज होता है, प्लांट डेब्रीज होता है, उस पर फंगस का स्पोर बैठा रहता है। तो यदि हम खेत का टाइम टू टाइम सफाई निकाय गुड़ाई करते हैं तो वो फंगस का ग्रो करने की संभावना कम होती है, उससे बीमारी लगने की भी संभावना कम रहती है। साथ ही साथ अपने खेत की मिट्टी को हमेशा हल्की भुरभुरी बनाए रखना है, नमी रखना है और अपने बाग को ऐसा बनाकर रखना है कि प्रकाश पूरा नियमित अंतराल पर उस पर पड़े। आप देखेंगे कि जो आपका रोग ग्रसित पौधा है या ट्विग है, टहनियाँ है, आप देखेंगे यदि उस रोग ग्रसित पार्ट को यदि हम पहले से ही उसको हटा दें या जो चोटिल पार्ट्स है पौधा का उसको यदि हम हटा के उसको दूर गड्ढे में ले जाकर गाड़ देते हैं तो ये आपके पौधे में बीमारी फैलने की संभावना को बहुत ही कम करती है। सितंबर अक्टूबर महीना में ये बीमारी आने का ज़्यादा प्रकोप होता है, तो उसमें कंटिन्यू रूप से इंडोफिल M45 का छिड़काव करते रहें। तत्पश्चात ये बीमारी यदि आपके खेत में फैल जाती है तो एक टेक्निकल जाइनेब प्लस हेक्साकोनाजोल है, आप इस दवा को 2.5 ग्राम प्रति लीटर मात्रा पानी के हिसाब से आप इसको कंटिन्यू 7 से 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करते रहें तो ये बीमारी आपके खेत में नहीं आएगी। यदि आप इसको समेकित रोग प्रबंधन में कंटिन्यू स्प्रे करते हैं और जो खेत का साफ सफाई रखते हैं तो आपको ये नुकसान नहीं होगी। आइए अब देखते हैं राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं एग्रीन द्वारा भेजे गए प्रदेश के विभिन्न कृषि उत्पाद के भाव। किसान भाइयों, अगर आप हमसे कृषि से संबंधित सुझाव या समस्या के समाधान हेतु संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 या फिर मेल करें annadatabihar@etv.co.in या निःशुल्क फोन संपर्क सेवा 1800-425-4085 पर सोमवार से शनिवार दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक संपर्क करें। किसान भाइयों, आज के अन्नदाता में बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।